वेलकम टू नए वीडियो में। हमने देखा था कि जो मगध साम्राज्य है उस पे किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो बिंदुसार और उसके बाद आगे आने वाले राजाओं को देखा। हमने देखा कि अशोक के बाद जो इस साम्राज्य का जो स्थिति था वो काफ़ी बिगड़ने लगा था। अब देखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था 300 से 321 बीसी तक अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाता है। फिर उसके बाद उसके न्यू सक्सेसर के रूप में बिंदुसार आते हैं, और जो बिंदुसार आते हैं ये जो होते हैं 321 से आपको 373 बीसी तक अपने साम्राज्य को चलाते हैं। उसके बाद बिंदुसार के जो सक्सेसर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, जिसका नाम होता है अशोक। अशोक जो होता है वो 259 बीसी से, अब ये देखिएगा 259 बीसी से ये 200 से 231 बीसी तक अपने आप को इस जो मौर्य साम्राज्य है उसके राजकाज को देखता है। फिर इसके बाद इसके आते हैं सक्सेसर आते हैं। अब एक यहाँ 32 कीजिए। अब देखिए, ये तीन ऐसे मेन राजा थे जिन्होंने मौर्यों या फिर जो मगध साम्राज्य उस पर अपने स्थिति को बरकरार रखा। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय अशोक धम्म की नीति को यानी कलिंग के युद्ध करने के बाद उसका जो हृदय परिवर्तन होता है, उससे उसकी जो मगध साम्राज्य की जो स्थिति होती है काफ़ी दुर्बल पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है, अब देखिएगा, जो बृहदत्त था ये भी एक ऐसा कमजोर शासक बन चुका था कि इसके खुद सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके वहां पे शुंग वंश का स्थापना करता है। कब करता है? 187 बीसी में करता है। पुष्यमित्र शुंग करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है। तो हम आज देखेंगे कि अशोक के बारे में क्या है जानकारी, उनकी उपलब्धि क्या है, उस तरह से कैसे उनके प्रशासन अधिक मजबूत हुआ और अपने साम्राज्य को किस तरह से वो एक बैकफुट पे ले जाते हैं। सबसे पहले अब बात आती है बिंदुसार की मृत्यु 373 के आसपास। जब इसकी मृत्यु होती है बिंदुसार की, तो उसमें ये देखा जाता है आपको कि 321 से 273 बीसी तक जो ये मृत्यु होता है 73 में, उसके 4 साल बाद अशोक का राजाभिषेक होता है। इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मगध साम्राज्य पे जो बिंदुसार के बाद आने वाले जो राजा हुए उनमें उत्तराधिकारियों के लेकर के युद्ध काफी चलते रहे, और कहीं कैसा माना जाता है कि अशोक ने उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था या हत्या किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार ये ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए अपने 99 भाइयों का क्या किया था? वध किया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं अतिरंजित करने वाली संख्या है, क्योंकि अब देखिएगा कि जो अशोक होता है उसका जो राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में होता है, और 232 तक ये अपने समाज को चलाता है। ठीक है, अब अशोक जो है उसका उल्लेख सबसे पहले चांडाशोक के रूप में होता है। अशोक का उल्लेख चांडाशोक मतलब
कह सकते हैं कि युद्ध करने वाला या फिर हो रहा है, लेकिन बाद में इसको धम्म शोक, चांद शोक का मतलब होता है युद्ध कर विजय प्राप्त करने वाला। धम्म शोक का मतलब होता है धम्म से विजय प्राप्त करने वाला। अपने जीवन काल में अब ये देखिएगा कि जैसे ही राज्याभिषेक होता है 269 में, इसके 9वें वर्ष में देखिए 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है। यानी कि जब राज्याभिषेक होता है 269 में, उसके 9 साल बाद आप ये देखिएगा कि जो अशोक है उसने एक बहुत बड़ी युद्ध करता है कलिंग। और कलिंग कहाँ पड़ता है आपको देखिएगा उड़ीसा में। वहाँ पे कलिंग जो है, वहाँ पे दक्षिण में जो व्यापारिक मार्ग थे उस पर नियंत्रण जताने के लिए अशोक क्या करता है, युद्ध की नीति को बनाता है और युद्ध करता भी और जीतता भी है। लेकिन इतने सारे रक्तपात देख करके करीब करीब उसमें 2.5 लाख लोगों को बंद किया जाता है, उसमें 1 लाख लोगों को कत्ल किया जाता है। इतने कत्लेआम देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अपने आप को वो धम्म की ओर झुकाता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कारण थी कि जो अशोक था उसके बैकफुट आने का, उसके जो साम्राज्य का विघटन होने का सबसे कारण क्या था कि कोई भी राजा क्या करता है कि अगर वो अपने आप को सहिष्णुता बताता है या कहीं कत्लेआम नहीं करता है, विजय युद्ध नहीं करता है, तो उसकी जो स्थिति है काफ़ी बिगड़ जाती है। तो हाल ही हुआ था कि अशोक की राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है 261 BC में, और उस युद्ध में जीतता है। लेकिन जीतने के बाद ये जो आप देखिएगा दिग्विजय कहलाता था। क्या कहलाता था? दिग्विजय। दिग्विजय मतलब युद्ध से जीतने वाला, उसको हटा करके क्या कर दिया अपने आप को, धम्म विजय कर दिया, है ना, धम्म विजय कर दिया। ठीक है, जिसे वो क्या करता है, धर्म के साथ ही विजय करना चाहता है। और इस अशोक के जो धम्म है उसके प्रचार के लिए अब देखिएगा कि बहुत सारे पदाधिकारी को बनाया है। अब देखिएगा धम्म के प्रचार के लिए अशोक धम्म महामात्र की अधिकारी नियुक्त करता है। तो धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक है एक मंत्री को नियुक्त करता है, और उस मंत्री का जो पद होता है वो धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज अभी देखिएगा कि इस धर्म के प्रचार तो हो गया, लेकिन कहा गया था कि जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण है कि जो अशोक है उसके धर्म से और बौद्धों के धर्म से काफ़ी समानताएं देखी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट होता है कि भाई जो अशोक का धर्म था वो कहीं ना कहीं बौद्ध के धर्म से प्रेरित था, समानताएं थी कुछ ना कुछ, इसलिए उसको बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। अशोक ने टोटल बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, लेकिन उसके जो टोटल शिलालेख थे 14 थे, और 14 में जो शिलालेख था 13वां शिलालेख, इस पे अब ये देखिएगा उड़ीसा में पड़ता है ना। 13वां जो शिलालेख है उड़ीसा में पड़ता है, और इसी में वो अशोक जो है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी को प्राप्त करता है। क्या करता है? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। अब ये देखिएगा आप ये देखिएगा कि जो धर्म था अशोक का, उसमें जो गुरुजन है उसका सम्मान करना, वृद्धों का सम्मान करना, उसके बाद जो क्रोध, लोभ, माया, दोष, इन सब से परहेज की बात की गई थी। और आने वाले जो वंशज थे या फिर जो लोग थे उनको भी कहा गया था कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपकी जीवन सुख में हो जाएगी। लेकिन एक राजा को ऐसा करना, बाकी और उनके जो कंट्रीब्यूटर थे या फिर उनके जो विरोधी थे
उनको ये काफ़ी अच्छा लगा कि चलो भाई हमारा जो कंट्रीब्यूटर है, हमारा जो आगे का जो कन्फ्लिक्टर है या विरोधी जो है, उसको युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अपने समाज को करेंगे, बढ़ाएंगे। यही होता है। इनके बाद जो हिंद यूनानियों का जो आगमन होता है, अटैक होता है ना, वो उनका आगमन होता है। क्योंकि आप देखिएगा कि इस युद्ध में इस धर्म के चलते बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था और कुछ ब्राह्मणों का भी स्थिति था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस धर्म के अंदर में कभी भी अशोक ने आपको पूजा पाठ, कर्मकांड, पुरोहित, बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसका मना किया, उसका जगह नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगले चैप्टर के अंदर में। ये इसकी लास्ट वीडियो है अशोक के बारे में, है ना। फिर बृहदत्त के बारे में तो नहीं पूछता है, बृहदत्त पूछता है कि वो उसके बाद बृहदत्त जो था वो पुष्यमिशुंग का जो मतलब उसको सेनापति होता है पुष्यमिशुंग उसका, और वो पंडित होता है। ये जो पुष्यमिशुंग होता है वो क्या होता है, खुद एक ब्राह्मण होता है। और जो बृहदत्त था वो एक मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला था, तो उसको अटैक करके 187 BC में जो पुष्यमिशुंग है सुंगवन की स्थापना करता है। और स्थापना करने के बाद धीरे धीरे आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे युद्ध होते हैं और अपने आप को वो लोग स्वतंत्र कर लेते हैं। और स्वतंत्र करने के बाद धीरे धीरे हिंद यूनानियों का भी आगमन होता है। उसमें आप देखिएगा कि कुषाण आता है, फिर आप देखिएगा हिंद चीन के अंदर लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे विदेशी भी आते हैं, उन्हें अटैक करते हैं। हम आगे चलेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और इनके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका प्रशासन कैसा था, इसमें क्या था, फिर आगे हमारा वीडियो आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में आएगा। थैंक यू।